गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी पदार्थ की संरचना का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें हमें जो ये दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ, इस तरह का ग्राफ मिलता है। और इस ग्राफ में जो ये पीक्स हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से शिफ्ट हो सकती है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आगे हम चलते हैं इसी से कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कि लैम्डा मैक्स से तात्पर्य वो तरंगदैर्ध्य जिस पर कि वो पदार्थ सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में ये जो जगह है जहाँ पर कि मैक्सिमम पीक दिखाई दे रही है, ये इस पदार्थ की जो भी होगा वो पदार्थ उसकी लैम्डा मैक्स कहलाती है। लैम्डा मैक्स यहाँ पर 400 नैनोमीटर है। तो किसी भी पदार्थ की लैम्डा मैक्स निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ पदार्थों की विशेष लैम्डा मैक्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे एथिलीन के लिए लैम्डा मैक्स का मान 165 होता है नैनोमीटर, ये आप देख सकते हैं। फिर मिथाइल विनाइल सल्फाइड के लिए ये ज़्यादा होता है। एफ साइलेंस से तात्पर्य उस पीक की स्ट्रेंथ, कितनी ऊंची पीक है वो। और ये आप देख सकते हैं इस पदार्थ के लिए लैम्डा मैक्स का मान 204 आपको दिखाई दे रहा है। तो लैम्डा मैक्स को हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेन आपके यहाँ पर काम में आती है वो विधि आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल आप देखें एथिलीन मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार एथिलीन मॉलिक्यूल ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें 2 ऑर्बिटल साई वेव फंक्शन है इस ऑर्बिटल का। इस तरह से 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 2 कक्षक हमें मिलते हैं 2 कक्षकों के अतिव्यापन से। एक कार्बन का ये कक्षक पी कक्षक और ये दूसरे का पी कक्षक आपस में अतिव्यापित हो करके हमें 2 कक्षकों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आणविक कक्षक कहते हैं। ये आणविक कक्षक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये आणविक कक्षक बंधी कक्षक है और दूसरा प्रतिबंधी कक्षक है जिसमें कि एंटी बॉन्डिंग जैसे हम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने से सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है पूरा सिस्टम। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे बंधी कक्षक में तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। तो ये डाइन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इससे आगे हम चलें संयुग्मित डाइन से आप मतलब समझते हैं जिनमें कि जो द्विबंध है वो एक कार्बन द्वारा डिस्टेंस पर होता है। तो ये इस तरह की जो डाइन्स होती हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एक के बाद एक डाइन। क्यूमुलेटिव डाइन्स क्या होती हैं? जिनमें कि लगातार डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्यूमुलेटिव कहलाती है। संयुग्मित डाइन के लिए हम देखें, ये चित्र आपको दिखाई देगा। संयुग्मित डाइन के लिए ये सिंपल डाइन का चित्र है पहला वाला, जहाँ पर आपको 2 साई1 और साई2 कक्षक दिखाई दे रहे हैं। ये साई1 और ये साई2। और ये जो चित्र है ये संयुग्मित डाइन के लिए। तो ऊर्जा का अंतर यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में तो उसमें 2 कक्षक बनते हैं साई1 और साई2, विपरीत बंधी और बंधी आणविक कक्षक। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड्स संयुग्मित हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं, तो उसमें इस तरह से संरचनाएं बनती हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें 4 कक्षक मिलेंगे। ये 2 पाई कक्षक, पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग, और इसके 2 पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग कक्षक हमें मिलते हैं। तो ये इस तरह से बंधन दिखाया जाता है। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो साई1, साई2, साई3 और साई4 बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो अधिक है, लेकिन क्योंकि और एक डबल बॉन्ड दूसरे इस मॉलिक्यूल में जुड़ गया है इसलिए इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए उच्च ऊर्जा या कम लैम्डा चाहिए।
जबकि इस वाली स्थिति में उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कम ऊर्जा के साथ ही वो अपने से ऊपर वाले कक्षक में जंप कर सकता है। तो उसके लिए उसको तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा जो है वो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लैम्डा कम ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है। तो ये वाली जो पीक है ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 173 नैनोमीटर्स पर मिल सकती है, जबकि ये वाली जो पीक है ये आपको 330, 290 एट्सेट्रा वेवलेंथ पर लैम्डा पर मिलेगी, यानी अपर साइड में हमें मिलेगा। तो संयुग्मन से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं तो बीच बीच में हम कई स्टेप्स अगर और डाल दें तो उसका चढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जंपिंग आसान हो जाती है। इसी तरह से ट्राईन में देखें आप, यहाँ आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है। एथिलीन में ये 2 कक्षक, फिर ब्यूटाडाइन में ये 3 कक्षक और हेक्साट्राईन में ये 6 कक्षक, 4 कक्षक और 6 कक्षक इस तरह से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बहुत सारी चीज़ें कम एरिया में डाली जाती हैं तो उनके बीच दूरी कम रह जाती है। उसी तरह से इसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे कक्षक उतनी ही ऊर्जा में आपस में बटे हुए हैं तो उनके मध्य की जो दूरी है वो कम हो जाती है और ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कम आवश्यकता होती है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आपको यहाँ दिखाई देगा, एथिलीन के लिए जो लैम्डा मैक्स है वही हमें 2 मिलते हैं, फिर ब्यूटाडाइन के लिए एक लैम्डा मैक्स यहाँ मिलता है और हेक्साट्राइन के लिए हमें ये 3 लैम्डा मैक्स मिलते हैं। आप इनमें अंतर देख सकते हैं, ये कम वेवलेंथ है, ये उससे ज़्यादा है और ये उससे भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पर हमें। और ये आप नोट करें कि हमें एप्सिलॉन वैल्यू जो है, जो पीक की जो इंटेंसिटी है वो भी हमें ज़्यादा मिल रही है। यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम और यहाँ उससे ज़्यादा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अगर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स, ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन के लिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वर्णोत्कर्षी, ये आपको थोड़ा सा बार बार मेमोरी में रिकॉल करना पड़ेगा कि कोई भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक है तो उस पीक की शिफ्टिंग इधर की तरफ कहलाती है बाथोक्रोमिक वर्णोत्कर्षी या रेड शिफ्ट, जबकि इधर की तरफ कहलाती है हिप्सोक्रोमिक वर्णापकर्षी या ब्लू शिफ्ट। ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या कहलाएगी, हिप्सोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। ऊपर की तरफ जाएगी तो हिप्सो और नीचे की तरफ आएगी तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये शिफ्ट का कारण कुछ ऐसे समूह ग्रुप में होते हैं जो इनके ऊपर असर करते हैं, पीक के ऊपर, और उसको अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं। अब हम एक नियम देखते हैं जो वुडवर्ड फिशर ने दिया था कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की संरचना दी गई है तो उसकी अंदाज़न लैम्डा मैक्स से तात्पर्य जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा पदार्थ, प्रकाश को, जो प्रकाश हम उस पर डाल रहे हैं वो है यूवी विजिबल प्रकाश। जो प्रकाश हम उस पर डाल रहे हैं वो यूवी विजिबल प्रकाश है। यूवी विजिबल प्रकाश को वो जहाँ सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं वुडवर्ड फिशर नियम के अनुसार। तो इस नियम में फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखें, इसके लिए लैम्डा मैक्स और इस मॉलिक्यूल के लैम्डा मैक्स में अंतर होगा। तो इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सिस है या ट्रांस है। तो वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार जो लैम्डा मैक्स है वो सिंपल एल्कीन की जो लैम्डा 1,3 ब्यूटाडाइन की लैम्डा मैक्स 217 पर मूल माना जाता है। कुछ चीज़ों के लिए लैम्डा मैक्स, जैसे अगर कोई भी होमो एन्युलर रिंग है, होमो एन्युलर में मतलब कंजुगेशन जो है, जो संयुग्मन है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, इस तरह का संयुग्मन है, यदि वो किसी एक ही रिंग में उपस्थित है
तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का अनुमानित मान 273 फिक्स कर दिया गया है। इसी तरह से अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अलग अलग रिंग में हैं तो उसके लिए ये मान फिक्स कर दिया गया है। फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जो इस सपोज़ कोई एक मॉलिक्यूल, अभी हम आगे इससे पढ़ेंगे, एक एक मॉलिक्यूल के लिए हम लैम्डा मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ ये दी हुई है होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर। फिर उसके बाद में अगर संयुग्मन को, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को कोई एक डबल बॉन्ड और बढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए अगर रिंग के अंदर है तो +30 और रिंग के बाहर है तो भी हम उसको +30 लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, ये दो रिंग्स हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। इसी के कॉन्जुगेशन को अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बढ़ा रहा है तो ये होमोएनुलर रिंग है, इसके लिए इसका मान 253 नैनोमीटर्स होगा। उसमें हम ये जो इसको डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है उसके लिए इसमें हम +30 कर देंगे। प्लस ये हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं लैम्डा मैक्स, जो कि वो मॉलिक्यूल कहीं भी एब्जॉर्व कर सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर उसमें कोई एल्किल प्रतिस्थापी, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये एल्किल प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए हम उसमें +5 करेंगे, ये वाला +5। फिर इसके बाद में अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी किसी एक्सोसाइक्लिक किसे कहते हैं हम, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और अगर इस मॉलिक्यूल पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये वाला डबल बॉन्ड कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर कोई बाह्य चक्रीय एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम जो वैल्यू है उसमें 5 और ऐड कर देंगे। अगर कोई उस पर एस्टर ग्रुप है तो उसके लिए 0 है। फिर उसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं अगर उस पर इस तरह से लगे हुए तो उनके लिए हम ये वैल्यू ऐड करते जाते हैं और अंत में हम उसका लैम्डा मैक्स अंदाज से निकाल लेते हैं। और ये वुडवर्ड फिशर रूल से निकाला गया लैम्डा मैक्स कई बार उन मॉलिक्यूल्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है जो प्रैक्टिकल अगर हम देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में लगभग समानता पाई जाती है। जैसा कि आपको ये देखिए, ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, लेकिन ओपन चेन मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, समपक्ष विपक्ष दोनों के लिए देखते हैं हम, या एल्काइल प्रतिस्थापी के लिए। तो इसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, जैसा हमने ऊपर देखा था डाइन के लिए, ये फिक्स वैल्यूज़ जो हमने देखी थी उसमें दिखाया गया था कि अगर इस तरह की संरचना है तो उसके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 214 है, और अगर हम प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट में करते हैं तो वो 217 हमको लगभग बराबर सी प्राप्त होती है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल के लिए अब अगर हम देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, उसके लिए ये वैल्यू 214 नैनोमीटर है। और इसमें हमने 3 जो एल्किल समूह हैं आप देख सकते हैं, एक एल्किल, ये 2 और ये 3 एल्किल समूह हैं, इनके लिए हमने 5 × 3 करके +15 किया है। तो इसका जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू 229 नैनोमीटर्स आती है, और प्रैक्टिकली अगर इंस्ट्रूमेंट में देखें तो वो जो पीक है वो 228 पर इस मॉलिक्यूल के लिए पाई जाती है। तो वुडवर्ड फिशर रूल कई जगह बहुत सटीक सिद्ध हुआ है। इसके आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉलिक्यूल है ना, एक रिंग रेजिड्यू भी होती है जिसे मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगी। जैसे ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल में ये होमोएनुलर डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान हो गया 253। फिर इसके बाद इसमें एल्किल प्रतिस्थापी अगर हम देखें तो इसे हम एल्किल प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे। ये हमारा एल्किल प्रतिस्थापी कौन सा है आप देखें, एक ये समूह। फिर इसके बाद में इसमें बाह्य चक्रीय द्विबंध
तरीके से माना गया। थोड़ा सा इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है। हम ये मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे हम बेस, सबसे पहले अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो हम इसे बेस मानते हैं, होमो एनुलर को। तो ये हमने समवलयाकार डाइन ले ली जिसकी कि लैम्डा मैक्स ये है। फिर इसके बाद में इसमें 5 वलय अवशेष यानी रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू किसे कहते हैं हम? जब ये डबल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अगर खाली है तो उसे हम रिंग रेजिड्यू काउंट करते हैं। जैसे इस डबल बॉन्ड के पास में एक रिंग रेजिड्यू ये हो गया क्योंकि ये खाली है। इस डबल बॉन्ड के पास में एक रिंग रेजिड्यू इसको माना जाएगा क्योंकि ये खाली है। फिर इसके बाद में इस डबल बॉन्ड के पास में एक रिंग रेजिड्यू ये है, फिर एक रिंग रेजिड्यू ये है, इस तरह से। और रिंग रेजिड्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसमें टोटल 5 रिंग रेजिड्यू प्राप्त होते हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमने 5 × 5 करके ये नैनोमीटर ऐड कर दिया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी जो कॉन्जुगेशन है उसको, ये कॉन्जुगेशन है, इसको एक्सटेंड करने वाले डबल बॉन्ड कितने हैं, उसको बढ़ाने वाले। एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। तो हमने यहाँ पर द्विबंध एक्सटेंडिंग संयुक्त विस्तार करने वाले उसका हमने वैल्यू ऐड कर दी। फिर तीसरा है बाह्य चक्रीय द्विबंध, जो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 15 ऐड कर दिया। और एक समूह ये लगा हुआ है, ये रिंग रेजिड्यू में आपने यहाँ पर थोड़ा सा रिंग रेजिड्यू की जगह हम मिथाइल सब्स्टिट्यूशन भी देख सकते हैं। रिंग रेजिड्यू यहाँ पर कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक ये है, एक ये है, एक ये है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के पास में 3, और एक ये है क्योंकि ये इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला है। 4 रिंग रेजिड्यू प्लस इन्होंने जो मिथाइल ग्रुप के लिए 5 प्लस करते हैं वो भी यहीं ऐड कर लिया है। तो टोटल 5 हो गए। मिथाइल समूह की वजह से जो एडिशन किया हमने 5 का वो भी यहीं कर लिया है, और इसके लिए हम 0 रखते हैं। तो कुल हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 353। और जब हम इसको ग्राफ खींचते हैं इंस्ट्रूमेंट में तो वो हमें प्राप्त होता है 355 नैनोमीटर पर। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाली जा सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये विषम वलयाकार डाइन है, 2 अलग अलग में, इसलिए इसकी बेस वैल्यू कितनी हो गई 214 नैनोमीटर। फिर इसमें 3 वलय अवशेष हैं जिसमें एक वलय अवशेष ये है, एक वलय अवशेष ये है। वलय अवशेष से तात्पर्य डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन यदि खाली है तो। और यहाँ पर इन्होंने वलय अवशेष में, क्योंकि हम मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए भी 1 + 5 ही ऐड करते हैं, उसको वलय अवशेष में मानकर सब एक साथ कर दिया है यहाँ पर। तो 2 वलय अवशेष और एक मिथाइल ग्रुप, टोटल 15 हो गया। और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध ये जो मेन साइकिल है, ये मेन चक्र है, इसके बाहर मैंने आपको बताया था किसी भी रिंग के कंटिन्यूटी में अगर डबल बॉन्ड, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डबल बॉन्ड, इसकी वजह से +5 हमने ऐड किया है। तो इसका कुल वैल्यू 234 नैनोमीटर आती है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे और 234 पर अगर हमें पीक प्राप्त होती है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये वाला एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर देखें हम, ये डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है इसलिए होमो एनुलर डाइन हो गई। फिर इसके बाद में इसमें 3 वलय अवशेष, कैसे, एक ये वलय अवशेष, फिर एक ये वलय अवशेष और एक ये वाला वलय अवशेष, वलय के साथ अवशेष। तो इसका +15 कर दिया हमने। और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध जो यहाँ पर उपस्थित होगा, दिखाया हुआ नहीं है, ये इस जगह पर कहीं बाह्य चक्रीय द्विबंध होगा। तो कुल योग हमारा 273 नैनोमीटर्स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बाद में क्वेश्चन के तौर पर दूंगी जिन्हें आप खुद सॉल्व करके बताएंगे कि वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार इसका जो लैम्डा मैक्स है, जहाँ पर वो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा, वो कहाँ आएगा।
ये सब उन्हीं के उदाहरण हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपको दिखाए गए हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की तरफ, जहाँ पर कि कौन कौन सा संक्रमण आपको दिखाई देगा। देखिए, अगर सैचुरेट कार्बोनिल है तो उसमें आपको जो कार्बोनिल है ये इस तरह से है ना, और सैचुरेटेड है। अब इसमें आप देखें, एक तो सिग्मा बंद है, तो उस सिग्मा के लिए सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स होंगे। फिर इसके बाद में आप देखें ये पाई बंद है, उसके लिए पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे। और इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें N से सिग्मा स्टार और N से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, क्योंकि N में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये कुल 4 तरह के ट्रांजिशन इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन ट्रांजिशन है ये आप देख सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार यहाँ इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी बिल्कुल यूवी में आप 200 से भी नीचे नैनोमीटर्स पर चले जाएं तब ये एक्साइटेशन होता है। तो 3 मुख्य एक्साइटेशन इसमें पाए जाते हैं। जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है, जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है आप देख सकते हैं, उसे हम के बैंड कहते हैं, जो हमें 150 नैनोमीटर्स पर मिलता है अगर ये संतृप्त कार्बोनिल है। लेकिन अगर इसी के साथ हम कॉन्जुगेशन बढ़ा दें तो ये वेवलेंथ अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगी, रेड शिफ्ट मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट है N सिग्मा स्टार 190 पर और N पाई स्टार 270 पर पाया जाता है संतृप्त कार्बोनिल्स में। ये उनके लिए, संतृप्त कार्बोनिल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण होगा। पाई कक्षक, N कक्षक, पाई स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये सारे ऑर्बिटल्स आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। तो जो संक्रमण है वो पाई से पाई स्टार और N से पाई स्टार आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस पर ये जो ट्रांजिशन है कार्बोनिल्स में, इस पर जो विलायक लिया हुआ है हमने, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विलायक अगर अध्रुवीय है तो क्या प्रभाव होगा और विलायक अगर ध्रुवीय है तो उसका क्या प्रभाव होगा।